हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 जो हमने पहले ही पढ़ रखा है उसका आगे का लास्ट पोर्शन आज जाएगा कोऑर्डिनेशन। तो हम वही चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आगे का गो थ्रू करेंगे। होप सो आपकी सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। तो हम देखते हैं आगे कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं। अब एक्टिविटी जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, चाहे वो कोई भी काम को लेकर, अगर हम आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तो कोऑर्डिनेशन अगर होगा नहीं तो काम पूरा कैसे होगा। तो कोऑर्डिनेशन वही है। और आपको यही चीज़ मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन आपस में एम्प्लॉय सुपीरियर सबऑर्डिनेट इन सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जितने भी आपके फंक्शंस हैं, चाहे प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, इन सब में भी कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए। तो अब हम उसी के बारे में हम हिसाब से बात करते हैं। तो फर्स्टली कोऑर्डिनेशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी, चाहे वो कोई से भी डिपार्टमेंट हो, मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, उनके बीच में क्या हो, सिंक्रोनाइज हो। मतलब आपस में एक सिंक्रोनाइज बैठता हो कि भाई इसका काम ये करना है, तुरंत मेरे को ये काम करना है, देन ये करना है। तो आपस में क्या कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे टाइम की भी बचत होगी, टाइम की भी कम बचेगा, हमारे लिए टाइम वेस्टेज नहीं होगा और रिसोर्सेज हमारे बचे रहेंगे और अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है ना। टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी में रहेंगे, ठीक है, तो काम जल्दी भी होगा। तो यही है कि कोऑर्डिनेशन क्या एक प्रोसेस है, डिफरेंट एक्टिविटी डिफरेंट डिपार्टमेंट में सिंक्रोनाइजेशन लेकर आते हैं और इकट्ठे हम काम करते हैं और वो कम टाइम में काम होता है और यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोड्यूस हो। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब आप एक मजबूत इकट्ठे खड़े भी हो। ठीक है, तो यूनिटी आपको रहनी है तो वो कोऑर्डिनेट ही करके आप यूनिटी में आ सकते हो। अब उसके अलग अलग मैनेजमेंट में क्या है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की हर उस डिपार्टमेंट के लिए। बट अब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी में चैप्टर का नाम यही है, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट की में क्या जरूरत पड़ती है उसकी बात करते हैं। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, ये कोई अलग फंक्शन नहीं है। जो हमने प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, स्टाफिंग पढ़ा है, उससे कोई अलग फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शन। ये बाकी सब फंक्शनों में लगता है, मतलब जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, सब में लगता है। तो हम वही चीज पढ़ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज बिगनिंग एट द प्लानिंग स्टेज। पहले से ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर प्लानिंग में ही आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगी आपस में ही, तो अच्छी प्लानिंग नहीं बन पाएगी। तो प्लानिंग अच्छी बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा प्लानिंग करते हुए कि मेरे एम्प्लॉयज को हार्म ना हो और प्लानिंग इतनी अच्छी बेहतरीन बने कि अच्छा प्रोडक्शन हो पाए। कई बार चले प्लानिंग अच्छा नहीं बने और कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे, आपस में ही हम इकट्ठे अगर बैठे हैं प्लानिंग कर रहे हैं और आपस में हमारी यूनिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो हम लड़ाई होगी और एक रिजल्ट निकलेगा नहीं, आउटकम कुछ निकलेगा नहीं। तो प्लानिंग अच्छी से होनी है और वो स्टार्टिंग स्टेज में ही होती है प्लानिंग। एट द ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन, अब ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन किसके बिटवीन होता है, रिसोर्स, कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स क्या है और आप एक्टिविटी क्या परफॉर्म करने आ रहे हो वो, एंड एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, कि आपके पास इंटरप्राइज में रिसोर्स कितने हैं और एक्टिविटीज कितनी, एक्टिविटी जो परफॉर्म करनी है उसके लिए। तो वो आपकी क्या है, कोऑर्डिनेशन किसके बिटवीन है, ऑर्गेनाइजिंग में। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में आप चीजें तैयार करते हो कि क्या क्या चीजें हैं, तो रिसोर्सेस है और आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो वो है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में हो गया। स्टाफिंग में, अब आपको पता है स्टाफिंग में एम्प्लॉयज की बात करते थे, हाँ, कोऑर्डिनेशन किसके बिटवीन होती है, स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आप उनको जॉब दे रहे हो। मतलब जिसका जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको वही जॉब असाइन कर रहे हो तो ये कोऑर्डिनेशन है। पर अगर किसी को किसी और जॉब के लिए जो उसको चीज नहीं आती, जैसे मैंने स्टाफिंग में बताया भी था जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे इसके मैनेजमेंट के, कि अगर हम ऐसे इंसान को अगर वो दे देते हैं जॉब जिसको वो स्किल आता ही नहीं है, तो क्या फायदा, फिर तो वो वेस्टेज होगा, एंटरप्राइज को भी लॉस होगा और उसकी खुद को भी होगा लॉस, क्योंकि उसको आता ही नहीं होगा काम, तो वो काम करेगा कैसे, स्लो करेगा या तो करेगा गलत करेगा। तो यहाँ पर क्या स्किल स्टाफिंग में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन किसके बिटवीन, जिसको स्किल आते हैं वो और जो उसको उसी बहुत जॉब के रिगार्डिंग दिया, तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन, कि उसको उसी के स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको जॉब असाइन करिए। तो उन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन है कि वो अच्छा स्मूथ फंक्शन कर सकता है। तो कोऑर्डिनेशन हाल हेल्प कर रही है स्टाफिंग में भी। फिर डायरेक्टिंग में, डायरेक्शन में कौन होता है, एक सुपीरियर होता है सबॉर्डिनेट में, तो आपस में उन दोनों में कोऑर्डिनेट होता है। अगर सुपीरियर सही तरह डायरेक्ट नहीं करेगा तो सबॉर्डिनेट ढंग से काम कर पाएगा। अगर मैं सही तरह समझा नहीं पाऊंगी तो आप सही तरह समझ पाओगे, आप सही तरह आंसर लिख पाओगे। ऐसे ही है कि अगर सुपीरियर अपना सबॉर्डिनेट को करेगा ही नहीं, ढंग से बताएगा ही नहीं, फंक्शन ही नहीं बताएगा कि काम कैसे करना है, तो सुपॉर्डिनेट कर ही नहीं पाएगा। तो डायरेक्शन हम यहाँ पर किसमें हो रही है, डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन क्या है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में। ऑर्डर एंड सजेशन, मतलब जो ऑर्डर दिए वो सजेस्ट करके आप समझ रहे हो, बात कर रहे हो, अचीव कर पा रहे हो। तो वही चीज़ है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में अगर कोऑर्डिनेट आपस में होगा ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, काम ढंग से समझ में नहीं आएगा, तो काम होगा ही नहीं। देन लास्ट कंट्रोलिंग में, जो आपको पता है कंट्रोलिंग लास्ट में फंक्शन है, तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल जो प्लान है वो क्या अचीव हो चुका है, जो मैंने स्टैंडर्ड प्लान बनाया वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच हो रहा है। तो किसके बिटवीन होगी, स्टैंडर्ड प्लान जो मैंने बनाया प्लान, एंड देन एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या उसके साथ कोऑर्डिनेशन है,
क्या डिफरेंस है, लिटिल बिट हो सकता है, लिटिल बिट हो, 10% मान लेती हूँ, 1% मान लेती हूँ, 2% मान लेती हूँ, बट अगर 50 to 45 ऐसे अबव जा रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है, इवन 10 से भी ऊपर जा रहा है ना, तो मतलब आपका कंट्रोलिंग नहीं थी, आपने डायरेक्शन सही नहीं दिया इस वजह से, या उससे आपने स्टाफिंग ही ढंग से नहीं करी, तो ये हो सकता है। इसलिए कंट्रोलिंग में आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड प्लान और परफॉर्मेंस में, एक्चुअल प्लान में, दोनों में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए और इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है और आपको डे टू डे चेक करना है। कंट्रोलिंग में मैंने यही समझाया था कि कंट्रोलिंग में आपको डे बाय डे चेक करना है कि आपने जो स्टैंडर्ड प्लान तैयार करा है वो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या मैच हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो देन आपको दोबारा प्लानिंग करनी चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ लूप होल्स हैं कि जो आपको चेंजेस करने चाहिए। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन की बात। इसके कुछ फीचर्स भी हैं, वो हम बात करते हैं उस फीचर्स की। तो अब हम नेचर एंड फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो नेचर, फंक्शन या जो भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो एक ही बात है। तो इसमें क्या क्या जरूरत है, क्या फंक्शन होता है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कि हम इकट्ठे ग्रुप में एफर्ट्स लगाते हैं और इकट्ठे कोऑर्डिनेट करेंगे तो सब ग्रुप में एफर्ट्स लगेंगे और हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, मिल के काम करेंगे और कोऑर्डिनेशन करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। सेम एज इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो यूनिटी में काम करेंगे और यूनिटी में काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, बेहतरीन होगा, अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो हमारे जो प्लानिंग है, जो हमने प्लान कर रखा है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस में, वो आपस में मैच होगा, ठीक है ना। देन ऑल प्रोसेसिव, ये मैंने पहले भी बताया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मैनेजमेंट की, कि ऑल प्रोसेसिव क्यों, क्योंकि वो हर जगह, कोऑर्डिनेशन भी हर जगह यूज होता है, चाहे कोई सा भी मतलब कोई सी भी मैनेजमेंट के अलावा भी कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एक्टिविटी हो, परसेसिव मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। चाहे एक टीचर हो तो भी कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने बताया, टीचर स्टूडेंट में होना चाहिए, टीचर्स में आपस में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, टीचर्स प्रिंसिपल में होना चाहिए, सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर एक आप अच्छी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या वैसे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो और काम अच्छा करना चाहते हो, आउटकम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। देन है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप कोऑर्डिनेशन क्या आज कर लेते कल नहीं करेंगे, आज उसकी चल लेते, आज उसके बाद काम कर लेते, मिलजुल के कल नहीं करेंगे, तो ऐसा हो सकता है। करना है तो आपको कोऑर्डिनेट हर टाइम में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आज करे कल करे, बस एक दिन कर लें 2 दिन कर लें, ऐसा नहीं चलेगा। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब आपको हर टाइम में कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बीच में आप छोड़ दो कोऑर्डिनेशन आपको हर टाइम पर जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक आपको कोऑर्डिनेट करना जरूरी ही है। फिर डेलिब्रेट फंक्शन बहुत नाजुक कह सकते हो, क्यों, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे कोऑर्डिनेट करना है प्रॉपर, किससे, मिडल से, ठीक है, और अपने प्लान को ढंग से उनको बताना है, कोऑर्डिनेट करना है, उनकी भी सुननी है, उनके भी सजेशन लेने हैं। अगर वो कुछ बोल रहे, सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं, तो उनको सुनना पड़ेगा, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा प्रॉपर। अगर कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जिस वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म होता है, एक को नहीं होता, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म होता है। ऐसे ही मिडल मैनेजमेंट होता है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसको टॉप मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, प्लस उसको क्या ऑपरेशनल मैनेजमेंट मतलब लोअर मैनेजमेंट के साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको तो दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ढंग से। क्यों, क्योंकि उसको लोअर डिपार्टमेंट की जो लोअर मैनेजमेंट है उसकी बात भी उसने टॉप मैनेजमेंट को बतानी है, चाहे उसके सजेशन हो, व्यूज हो, कुछ भी हो, वो उसको बताने हैं। तो अगर ढंग से खुद नहीं समझेंगे और ढंग से उसकी सजेशन खुद नहीं समझेंगे लोअर मैनेजमेंट की, तो वो टॉप को बता ही नहीं पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन आपस में इन लोगों का अच्छा होना चाहिए, मिडिल का, टॉप के साथ भी अच्छा होना चाहिए और लोअर के साथ भी अच्छा होना चाहिए। और अगर बात करें लोअर मैनेजमेंट की, तो लोअर मैनेजमेंट के साथ, वर्कर्स के साथ अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो वर्कर्स और लोअर मैनेजर का अगर आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो काम ढंग से होगा ही नहीं, और जो प्रोडक्शन है एक्चुअल वो नहीं हो पाएगी और मैनेजमेंट को पूरा तरह हार्म होगा। तो उधर भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, मतलब आपको दिख रहा है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और हर जगह पर यूज हो रहा है कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की फंक्शन ही यही है, नेचर ही यही है कि इसको हर जगह पे, आप नॉर्मल एक चीज में भी देख लो, कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए होगा, आपको हर चीज में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इवन कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हर बार ये नहीं है आपकी सुनी जाएगी, आपको हमेशा उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। अगर आप चलाना चाहते हो लॉन्ग लाइफ रिलेशन, उनके साथ फ्रेंडशिप चलाना चाहते हो, तो आपको उनके साथ भी कोऑर्डिनेट, ऐसी मैनेजमेंट में भी यही है कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। अगर आपको कहीं जॉब करनी है, कुछ भी करनी है, मैनेजमेंट अपनी बिजनेस खोलना है, तो आपको उनके साथ भी कोऑर्डिनेट, चाहे आप खुद बड़े हो, एक बॉस हो, तो भी आपको अपने एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो मैनेजमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको भी कोऑर्डिनेशन करना हर टाइम में जरूरी है। तो यहाँ आज ये चैप्टर खत्म हो गया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।